मुख्तार अंसारी को हुई है 10 साल की सजा। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट में दोनों भाइयों को यह सजा हुई है। अफजाल की अब संसद सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है 5 लाख के आर्थिक दंड के साथ, और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है 1 लाख के आर्थिक दंड के साथ। लेकिन इस बीच बसपा से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए अफजाल अंसारी की अब संसद सदस्यता भी जानी तय मानी जा रही है, क्योंकि 2 साल और उससे ऊपर की यदि सजा किसी को होती है तो ऐसे जनप्रतिनिधि की हाउस से सदस्यता जाने का प्रावधान है। और अब 4 साल की सजा हुई है अफजाल अंसारी को। गैंगस्टर एक्ट में दोनों भाइयों को यह सजा मिली है, तो अफजाल की संसद सदस्यता भी जाना तय माना जा रहा है। जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई, अफजाल अंसारी कोर्ट में ही मौजूद था और उसके बाद उसको वहीं से गाजीपुर जेल ले जाया गया। कैदी वाहन में बिठाकर सजा याफ्ता अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल ले जाया गया है। और इसी मामले में यानी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा कोर्ट ने दी और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख का आर्थिक दंड ये सुनाया गया। लेकिन अब अफजाल की संसद सदस्यता भी चली जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी, उनको एक मामले में सजा हुई, सभापति ने उनको भी नोटिस देकर उनकी संसद सदस्यता को समाप्त किया था, चूंकि नियम यही कहता है एक जनप्रतिनिधि के लिए। अफजाल अंसारी जिसको 4 साल की सजा हुई, अब उसकी भी संसद सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। तो माफिया ब्रदर्स पर किस तरह कसा है कानून का शिकंजा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो कोर्ट से गैंगस्टर के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। अंसारी ब्रदर्स पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और इस बीच सजा सुनाए जाने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा या कुछ और लोगों द्वारा, वो आपको सुनवाते हैं। पहले की सरकारें थी, न्यायपालिका अलग रहती थी, कार्यपालिका अलग होती थी, पता चला सहयोग नहीं मिलता था, सजा दिलाने में न्यायपालिका को बड़ा लंबा समय लगता था। अब अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज के दिन में इस न्याय दिलाने में न्यायपालिका का सहयोग किया गया, जो जल्दी से न्यायपालिका को निर्णय सुनाने में आसानी हुई। लोगों को इसको देखते हुए अब सुधार करना चाहिए और लोगों को अपने संविधान पर लोगों को आश्रित होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से जीने और भारत के संविधान, भारत की संस्कृति को आत्मसात करें और शांति और सौहार्द से देश में, प्रदेश में रहें। गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ, और आज इनको सजाएं भी हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये माफिया बिल्कुल पूरी तरीके से जमींदोज ही कर दिए जाएंगे। जब जुर्म का रास्ता लंबा लगने लगा तो यूपी के कई माफिया डॉन ने सियासत को अपनी मंजिल बनाया। अपराध की दुनिया से बचकर राजनीति में शरण लेने वालों में एक नाम मुख्तार का भी है। लेकिन मुख्तार के जुर्म की लिस्ट इतनी लंबी है कि सियासत के सफेद चोले पर भी खून के लाल रंग नजर आने लगे, और यही वजह रही कि मुख्तार राजनीति में शरण लेकर भी बच ना सका। जिसके चाचा हामिद अंसारी हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे हों, जिसके नाना दादा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसके नाना महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो, उसके काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वो नाम है माफिया मुख्तार अंसारी। अगर सिर्फ बड़े हत्याकांड पर नजर डालें तो आप थर्रा जाएंगे। 1988 में ठेकेदारी को लेकर सच्चिदानंद राय की हत्या हुई।
नाम मुख्तार अंसारी का निकलकर सामने आया। 1988 में वाराणसी में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। ये त्रिभुवन सिंह के भाई थे। 1991 चंदौली में मुख्तार गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। साल 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। नाम मुख्तार का निकलकर सामने आया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण हो गया। ये एक बड़ा मामला था। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। सैकड़ों राउंड गोलियां चली, वो भी AK-47 से। 2005 में मऊ भीषण दंगों की आग में जल उठा। दंगे का आरोप लगा मुख्तार पर। इस तरह एक जो ऐसा गिरोह, जो खूनी गिरोह था, जो बाकायदे सिर्फ गोलियों पर भरोसा करता था, और उसी तरह जो अपनी जड़ें मजबूत करते गए मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का ट्रेलर मैंने देखा है विधानसभा के में आते हुए। मैंने वो दौर भी देखा है जब इनके पास AK-47 पाई गई थी, और जिस अधिकारी ने पकड़ी थी ये, उसको किनारे किया गया, उसे दंडित किया गया। दरअसल हर केस में मुख्तार के बच निकलने के पीछे उसकी दहशत थी। कोई अधिकारी इस माफिया पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल में जब डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने माफिया पर पोटा कानून के तहत कार्रवाई की, तो उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ गया। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। राजनीतिक रसूख के जरिए मुख्तार ने इस ईमानदार अफसर पर कई फर्जी केस दर्ज करवा दिए। मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े सैनिक से एक लाइट मशीन गन खरीदना चाह रहा है, तो आप पंगा न लें सरकार से और माफियाओं से एक साथ। तमाम समझाया लोगों ने, तो हमने कहा चलिए ठीक है, जो भी है प्रभु ने जहाँ जैसे रखा है। और FIR तो कोई चेंज नहीं होगी, न मैं बयान बदलूंगा। मैं अपने जो रिकवर किया है, जो मैंने लिखा है, मैं उसको ही डिट्टो करूंगा। और पूरी तरह से जब मैंने देखा कि न शासन का सहयोग है, न वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग है, न कोई हमको सहयोग दे रहा है, तो मैंने कहा इससे अच्छा कि मैं इस्तीफा देके एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीऊं। ये वो दौर था जब माफिया की पूर्वांचल ही नहीं बल्कि अवध में भी तूती बोलती थी। जेल में रहकर भी माफिया मुख्तार तमाम छोटे बड़े फैसले लेता था। ये विधानसभा जाते थे, सचिवालय में जाते थे, तब आप इनके टेरर को समझ सकते हैं। सारे बड़े बड़े अधिकारी, सारे बड़े बड़े कर्मचारी सब किनारे खड़े हो जाते थे जब ये गुजरते थे। तो आप इनके टेरर साहब, जब विधानसभा में इस तरह के टेरर हो, जब बड़े बड़े अधिकारी इनसे कांपते हो, मुख्यमंत्री इन्हीं की सुनते हो, ये तय करते थे कि इन्हें सपा के साथ रहना है, बसपा के साथ रहना है, कांग्रेस के साथ रहना है, किसके साथ रहना है। दरअसल माफिया की दहशतगर्दी के पीछे था राजनीतिक संरक्षण, जो उसे पूरी मदद देता था। उस दौर में यूपी के DGP रहे बृजलाल भी इस बात को स्वीकारते हैं। शायद यही वजह रही कि तब तक मुख्तार पर पुलिस किसी तरीके की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाई। गाड़ियों के काफिले चलते थे, 1 नंबर की, किसी की काली गाड़ियां SUV, किसी के लाल रंग की SUV, बंदूकें और राइफलें जब निकलते थे तो एक आतंक का वातावरण कायम होता था। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे, सरकारी ठेकों पर कब्जे, सरकारी जमीनों, गरीबों के जमीनों पर कब्जे, व्यापारियों से वसूली, रंगदारी। अपहरण करने की जरूरत नहीं थी, एक टेलीफोन किया और लाखों लाखों रुपए आ जाता था। माफिया मुख्तार को जब अपराध की डगर लंबी लगने लगी तो उसने सियासत में कदम रखा। 1996 में मुख्तार पहली बार बसपा से विधायक बना। दूसरी बार मुख्तार ने पाला बदलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। तीसरी बार फिर माफिया ने बसपा का दामन थामा और विधानसभा पहुंचा। चौथी बार फिर से मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। 5वीं बार अपनी कौमी एकता दल का विलय चाचा शिवपाल के कहने पर समाजवादी पार्टी में कर दिया, लेकिन अखिलेश की जिद के कारण मुख्तार अंसारी को सपा से निष्कासित कर दिया गया। 2022 में सुभाषपा से मुख्तार के बेटे को सियासत में उतारा गया। आज भले ही माफिया जेल में है, माफिया राज खत्म हो चुका है, गुर्गे गैंग छोड़कर भाग गए हैं, तमाम गैंग मेंबर मारे जा चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर यूपी की सत्ता में परिवर्तन न होता, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री न आता, तो आज भी ये माफिया दहशत मचा रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।